मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम आ गए हैं आपको इस हर परेशानी को क्या करने, दूर करने। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बाबू? तो पढ़ रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3, और जो कि पिछले वीडियो में हम पढ़ा भी दिए थे कि √2 का अपरिमेय संख्या किस तरह से है उसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह का और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तब तक आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आप लास्ट तक एकदम वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करना है। ठीक है, ताकि स्किप नहीं करेंगे तो अच्छे तरह से समझ जाएंगे। अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको ही परेशानी होगी, तो आप परेशान ना होइए, हम बहुत विधिवत तरीके से आपको समझाने का पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, तो चलिए है वीडियो में आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए, हम बता दिए कि √2 किस तरह से अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे कोई और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले लिए, √3 के बारे में देख लेते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या करना है बाबू? तो इसको सिद्ध करें। ठीक है, कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 कहता है कि इसमें 2-4 सवाल ऐसे हैं जो कि सिद्ध करना ही है कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से हम लोग परीक्षा में बनाएंगे। और परीक्षा के व्यू से भी ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, ये मैंने बराबर हर पेपर में देना ही देना है। एक क्वेश्चन इससे एकदम आता ही आता है, इसलिए इसको एकदम स्किप नहीं करना है। आप लोगों को बहुत एकदम आसान है, और थोड़ा दिक्कत हो सकता है किसके लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा आपको लैंग्वेज लिखने में, यानी कि एक बार समझा देंगे तो लैंग्वेज में भी दिक्कत नहीं होगा, यानी कि लैंग्वेज लिखने में थोड़ा मोड़ा आपको परेशानी होता होगा। तो चलिए आइए उस परेशानी को हम करते हैं ख़त्म। चलिए बाबू, तो सबसे पहले बाबू कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हल में, हल लिखिए, आप भी हल लिखिए और हम भी हल आपको बताते हैं। कि सबसे पहले लिखेंगे कि मान लेते हैं, कल्पना करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। कल्पना करेंगे कि हो सकता है, जिस तरह से हम मानते हैं ना कि माना कोई संख्या बराबर x, तो उसी तरह से हम कल्पना करें। एक बार परिमेय संख्या की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि कल्पना किया कि √3 जो है क्या संख्या है बाबू? तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। तो जैसी परिमेय संख्या की बात आई तो आपके दिमाग में फटाक से चल रहा होगा कि जैसी परिमेय संख्या, तो इसका मतलब कि p/q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं ना बाबू कि √3 है बराबर p/q। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि √3 बराबर p/q। ठीक है, जब यहाँ तक लिख लिए तो लिख सकते हैं यहाँ पर एक और चीज़ कि जहाँ q बराबर ≠0, यानी कि q ≠0, यानी कि हम कह सकते हैं क्यों ये लिखे हैं। आप लोग अच्छे तरह से भली भांति समझें। जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो परिमेय अपरिमेय का वीडियो हम अपलोड किए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी q बराबर ≠0 परिमेय संख्या कहता है कि परिमेय संख्या हम तभी होंगे जब जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 जो है 1/0 नहीं होना चाहिए, 2/0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो जाए वो सही है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप अच्छे तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर वाले को हम मानते हैं p और नीचे वाले को मानते हैं q। तो नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कब? परिमेय संख्या के कंडीशन में। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। तो जब यहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक हम लिख लिए, तो लिखेंगे एक और स्टेप आगे क्या लिखेंगे कि जहाँ q ≠0 और p और q है, तो p और q क्या है बाबू? तो स्वअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या? स्वअभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या है। यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, संख्या है कौन सा? तो p और q, यहाँ पर हो गया स्वअभाज्य संख्या। चलिए अब तो क्या करेंगे कि p बराबर यहाँ से निकाल लीजिए। तो लिखेंगे p बराबर, यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं हम, तो p बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3q हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि p बराबर 3q, यहाँ p इधर आया और यहाँ से यहाँ, तो p बराबर 3q। अब देखिए,
अब क्या करेंगे कि बाबू दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। दोनों वर्ग क्यों कर रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि दोनों वर्ग इसलिए दोनों ओर कर रहे हैं ताकि मान पर कोई प्रभाव न पड़े। अगर इसमें भी एक जोड़ते हैं, इसमें भी एक जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका क्यों तो इसका क्यों, यानी कि दोनों तरफ समान काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो देखिए अगर p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर हो गया बराबर, यहाँ पर देखिए √3 है, यहाँ पर रूट छूट गया √3। अब √3 क्यू का स्क्वायर, √3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, रूट का हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि यहाँ से बच जाएगा मात्र 3। अब क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर इसी तरह छोड़ दीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। देखिए यहाँ तक आप अगर समझ लिए, रूट कट जाता है क्योंकि 2 बार √3 का कोई भी √3 का मल्टीप्लाई √3 गुणे √3 का मल्टीप्लाई होता है तो मात्र 3 होता है, रूट कट जाता है। ठीक है, यानी कि 3 होता है। इस तरह आप समझते होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक, जब यहाँ तक आप समझ लिए तो क्या करेंगे कि अब यहाँ पर लिखेंगे एक चीज़। अच्छा एक चीज़ बतलाइए कि मान लेते हैं कि p स्क्वायर बराबर हम रखें क्या, p स्क्वायर बराबर 9 रखें, p स्क्वायर बराबर 9 रखें, यानी कि p बराबर 9 रखें और 9 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और 3 यहाँ पर 3 है। थोड़ा बात समझ जाइए, अगर बात समझ जाते हैं तो बार बार ये स्टेप आपको करना होगा। अब बार बार करना होगा तो यहीं पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है लड़के को, यहीं पर कन्फ्यूज होता है लड़का कि किस तरह से आप विभाजित है, नहीं विभाजित है, कट रहा है, नहीं कट रहा है, कैसे लिख रहे हैं। तो देखिए हम समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि सपोज दैट कि p के जगह पर हम 9 रखें, तब p स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये संख्या 3 जो है ये 3 रखें, लिख देते हैं यहाँ पर बराबर रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में। क्या ये जो संख्या है तो हम कह सकते हैं कि 81 होगा। क्या ये जो संख्या है 81 3 से कटेगा, क्या ये संख्या बाबू 3 से कटेगा? तो आप लोग कहिएगा कि हाँ 3 से एकदम बराबर ये संख्या कटेगा। 3 से ये संख्या कटेगा कितने बार में बाबू, तो 27 बार में, यानी कि 3 से कटेगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लिए कि कोई भी संख्या यानी कि p स्क्वायर बराबर यहाँ पर कोई संख्या हो तो 3 से कटेगा ही कटेगा। स्क्वायर हुआ तो मान लेते हैं कि p कितना रखे हैं बाबू, 9 रखे हैं, और संख्या कितना है 3 है। तो क्या ये संख्या p स्क्वायर तो कट रहा है, क्या p भी कटेगा? p के जगह पर 9 रखे हैं तो क्या p भी कटेगा? तो कहेंगे कि जी p भी कटेगा इस संख्या से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बाबू, हम कह सकते हैं ना कि जो ये 3 है, ये जो 3 है 3 से p स्क्वायर विभाजित हो रहा है। कह सकते हैं ना कि 3 से जो है p स्क्वायर विभाजित हो रहा है। तो जब p स्क्वायर विभाजित होगा तो स्वाभाविक बात है कि p भी विभाजित होगा। जब p स्क्वायर विभाजित हो रहा है, देखिए यहाँ पर p स्क्वायर यानी कि 9 रखें तो 9 का स्क्वायर विभाजित अगर 3 से हो रहा है तो p भी विभाजित हो रहा है, यानी कि 9 भी 3 से विभाजित होगा। तो बस वहीं लिख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ p स्क्वायर किससे बाबू, 3 से विभाजित हो रहा है ना, विभाजित हो रहा है। जब p स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे कि तब p भी, यहाँ से लिख लीजिए, तब p भी 3 से विभाजित होगा, p भी 3 से विभाजित होगा। p भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, क्योंकि आपको समझा दिए जब 9 स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो 9 भी 3 से विभाजित होगा। सिंपल सा। उम्मीद है आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब हम समझ लिए कि जहाँ p स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा था p भी 3 से विभाजित होगा। चलिए एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर नीचे थोड़ा नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि नीचे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, यानी कि इससे आगे का करना है। अब मान लीजिए बाबू, अब p बराबर क्या मान लीजिए, तो 3m मान लीजिए, 3m मान लीजिए रखने पर। अब सेकंड का बना रहे हैं। अब p जब विभाजित हो रहा है, अब q का बारी है, तो q का भी देख लेते हैं कि अगर q विभाजित होगा तो आगे का प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं विभाजित होगा तो भी देख लेंगे। अब p बराबर रख दिए 3m, तो p यही ना है, तो यहाँ पर हम लोग को रखना है कितना, 3m। तो हम कह सकते हैं ना कि p स्क्वायर, एक बार और लिख देते हैं,
बराबर 3 क्यू आया है, 3 क्यू का स्क्वायर आया है। तो हमको p बराबर रखना है कितना बाबू, तो 3m रखना है, यही नहीं रखना है p बराबर। तो लक्ष्य कह सकते हैं कि 3m आई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, और 3q स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ तक आप कर लीजिए। अब इसको एक स्टेप इधर कर दीजिए, यानी कि q को इधर ला दीजिए और m वाला इधर कर दीजिए, क्योंकि कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। q बराबर 3m का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 3q स्क्वायर बराबर 3 3 9 होगा, और m स्क्वायर है तो m स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ से कटने वाला प्रोसेस है, देखिए 3 से 3 से 3 से कटेगा 3 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर 3m के स्क्वायर। अब देखिए फिर वही बात, जिस तरह से 3 से p स्क्वायर कट रहा था, उसी तरह से देखिए 3 से q स्क्वायर भी कटेगा, हम कह सकते हैं। तो लिखेंगे बाबू यहाँ पर एक स्टेप उसी तरह लिखेंगे कि यहाँ, क्योंकि इसको समझा नहीं रहे हैं, जिस तरह से वही बात प्रोसेस बोले हैं कि जब p स्क्वायर यानी कि यहाँ पर भी 9 रखे तो 3 से कट रहा है, यानी कि 9 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि 9 भी 3 से कटेगा। उसी तरह जस्ट वही प्रोसेस है। तो लिखेंगे कि यहाँ q स्क्वायर ना है, q स्क्वायर की बारी है ना, q स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। यहाँ q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। जब q स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो हम साफ कह सकते हैं कि q भी 3 से विभाजित होगा। तो q भी क्या करेगा, 3 से विभाजित होगा। समझ रहे हैं ना, अच्छे तरह से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से p है उसी तरह से q है। तो यानी कि कह सकते हैं हम कि q स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा। चलिए आपका काम अब हो गया ओके। अब यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, अब इतना तक बना लिए, तो अब एक समझते हैं लास्ट स्टेप। तो हम कह सकते हैं ना कि p, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम घेर देते हैं। अब अंतिम क्षण है, बस थोड़ा सा है, और वहाँ पर अगर समझ जाते हैं तो काम ओके हो जाता है। और बार बार वही प्रोसेस करना है। देखिए इसमें टाइम इसीलिए दे रहे हैं कि ताकि आप रिवीजन करें तो इतना टाइम ना दें। और ये चीज़ों में एकदम हल्का चीज़ है, इतना भारी नहीं है, ये इतना भारी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बस थोड़ा हमको टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से क्या कर सकें, समझ सकें। नहीं तो ये बनाएंगे ना तो मात्र कह सकते हैं कि 1 मिनट लग सकता है। 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकंड काफ़ी है इसके लिए, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब इतना आप समझ लिए तो अब लिखिए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी विभाजित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर विभाजित। तो हम कह सकते हैं ना कि p और q दोनों 3 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ पर विभाजित p हो रहा है, यहाँ पर विभाजित q हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि चूँकि p और q, यहाँ पर और दे दीजिए, p और q किससे विभाजित हो रहा है, तो 3 से, p और q 3 से यानी कि 3 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। चूँकि p और q 3 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि p भी 3 से और q भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि इसलिए p और जो q है, p और q क्या है, उसका जो HCF है 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। p और q का HCF क्या बाबू, तो HCF 1 के बराबर नहीं होगा। हम कह सकते हैं ना, क्योंकि ये अगर विभाजित हो रहा है तो 1 के बराबर कहाँ से होगा, देख लीजिए यहाँ पर बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये 9 है और ये 3 है, 3 से अगर विभाजित कोई संख्या हो रहा है तो उसका HCF 1 नहीं होगा, HCF उसी संख्या का होगा जिसका क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, यानी कि जो अभाज्य संख्या कह सकते हैं, क्या अभाज्य संख्या रहे। तो देखिए 3 से देखिए 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 के 9 कर दीजिए, तो इसका HCF करेंगे तो HCF 1 थोड़े आया, 3 आया, यानी कि इससे सभी संख्या कटने वाली संख्याओं का HCF 1 नहीं आ सकता है, 3 ही आएगा, ठीक है बाबू। तो आप समझिए, तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका HCF जो होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा। अब अगला स्टेप में लिखेंगे कि अतः यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। अब लास्ट क्या करेंगे बाबू, लास्ट निष्कर्ष लिख रहे हैं। अतः जो हमारी कल्पना है, हमारी कल्पना गलत है,
हमारी जो कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना? तो जो कल्पना किए थे कि √3 जो का है परिमेय संख्या है, वो कल्पना हमारा गलत है, क्योंकि इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ये जो √3 है वो कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे कि अतः हमारी जो कल्पना है गलत है, इससे यह सिद्ध होता है कि √3 एक कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि √3 जो है अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से और आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन हम देखेंगे और आगे बनाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। ये बताने का मकसद यही है हमारा कि √3 आपको बता रहे हैं। √3 भी परीक्षा में पूछेगा, √2 पूछेगा, √5 पूछेगा, √7 पूछेगा, √6 पूछेगा। तो जो भी पूछेगा बस उसके जगह पर मात्र अंक आपको चेंज कर लेना है। जिस तरह से √2 के बारे में हम पढ़े थे, तो जहाँ √2 था √2 लिखे। अब जब √3 पढ़े तो जहाँ √2 था वहाँ पर मात्र √3 कर लिए। आगे पढ़ेंगे तो और आएगा। अब पढ़ेंगे आगे बाबू √5 का। किसका पढ़ेंगे कि बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए फटाफट से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अब बताना है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या बाबू, फिर वही प्रोसेस करेंगे। चलिए आइए फटाफट से इसको बनाते हैं। क्या करेंगे बाबू, फटाफट से इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे कि कल्पना कर रहे हैं, कल्पना किया कि रूट किसकी बात आ रही है, और 5 की बात आ रही है। तो 5 रखेंगे, हर जगह 5 लिखेंगे। 5 एक कौन सी संख्या बाबू, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए संख्या है, यहाँ तक तो आप समझ लिए। चलिए जब परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि रूट जो 5 है उसके बराबर में p/q होगा, p/q होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए कि जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, ये बार बार चीज़ों को लिखना है, जहाँ q ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p और q एक और लिख लीजिए, p और q कौन सी संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। देखिए ये बार बार लिखना है आपको। ठीक है, ये बार बार स्टेप चलेगा कि सहअभाज्य संख्या है। तो फिर यहाँ से क्रॉस कर लीजिए और p बराबर फाइंड आउट कर लीजिए। तो p बराबर हम कह सकते हैं कि √5q होगा। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में, तो दोनों ओर क्या करेंगे बाबू, वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों ओर वर्ग किए हम लोग, तो कह सकते हैं कि p² इधर होगा, इधर √5q² होगा। ठीक है, तो यहाँ पर p² हम कह सकते हैं, यहाँ पर रूट कट गया तो खाली 5q² होगा, 5q²। तो जब इतना आ गया तो हम कह सकते हैं फिर से ना कि जो ये p² है, जो p² है 5 से विभाजित हो रहा है। p² किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तो p भी किससे विभाजित होगा बाबू, 5 से। देख लीजिए, मान लेते हैं p बराबर रखें हम 5, तो 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा ना, 5 से विभाजित। तो यही हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ कौन सा बाबू, तो p² किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। तब क्या करेंगे, तब p भी 5 से विभाजित होगा। तब p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए अपने एक स्टेप को। फटाफट से अगले स्टेप को देखते हैं। अब क्या करेंगे बाबू, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब मानेंगे किसको, अब p बराबर मान लीजिए कितना, तो 5m। इसी के फॉर्म में
5m रखने पर, अब p बराबर क्या रखें तो 5m रखें, 5m के फॉर्म में रखेंगे तो p बराबर 5m रखेंगे, तभी आगे की प्रोसेस हम लोग का चलेगा। तो 5m रखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से आया है क्या, यहाँ से आया है p स्क्वायर बराबर 5q, 5q के स्क्वायर, तो p बराबर हमको रखना है, तो p बराबर बाबू कितना है 5m, तो 5 के स्क्वायर यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर 5 और q है तो q का स्क्वायर रख दीजिए, इसको इधर ला दीजिए और इसको इधर भी इधर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आसान हो जाए हमारी चीज़ों। 5q के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, 5m का स्क्वायर है, यहाँ पर m लिख लीजिए, 5m का क्या बाबू स्क्वायर, ठीक है, 5m के स्क्वायर। तो यहाँ से हो सकता है कि 5q के स्क्वायर बराबर 25m के स्क्वायर, 5 5 25 और m है तो m स्क्वायर, ठीक है। चलिए 5 से कटा दीजिए, 5 बार में कटेगा तो कह सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर कितना बाबू, तो 5m के स्क्वायर। फिर वही प्रोसेस यहाँ भी क्या होगा, q स्क्वायर 5 से क्या होगा विभाजित होगा, जिस तरह से p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा था उसी तरह q स्क्वायर भी 5 से क्या होगा बाबू विभाजित होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ q स्क्वायर यहाँ पर है 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो अब q भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, विभाजित होगा। यहाँ तक q, जब q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि q भी 5 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ तक जब हो गया तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि चूँकि क्या p और q किससे विभाजित हो रहा है, जब p भी 5 से विभाजित हो रहा है q भी विभाजित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि p और q दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहा है, दोनों किससे विभाजित हो रहा है बाबू, तो 5 से विभाजित हो रहा है। तो इसलिए इसका जब HCF की बात किया जाए तो P और Q का HCF किसके बराबर, 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर तो हो नहीं सकता है, 1 के बराबर नहीं होगा। यानी कि P और Q का जब विभाजित हो रहा है, जब विभाजित हो रहा है तो उसका HCF तो स्वाभाविक बात है कि 1 के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख लिए कि P और Q का HCF 1 के बराबर नहीं होगा। तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः जो हमारी कल्पना है, अतः हमारी कल्पना क्या है बाबू, गलत है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि इससे यह सिद्ध होता है कि रूट फाइव की चर्चा हो रही है, 5 एक कौन सी संख्या है बाबू, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए कितने आसानी से आप बना लिए और कितनी जल्दी से बना लिए, ठीक है। चलिए एकदम अच्छे तरह से और विधिवत ढंग से आपको एक एक स्टेप करके हम समझाए हैं, ठीक है। चलिए आप कीजिए इसका स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 था रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 रूट 5 यही सिद्ध करना है। कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट किसना बाबू, तो 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना है। तो बस वही प्रोसेस लगाएंगे कि कल्पना किया कि
या माना कि कल्पना किया कि क्या करेंगे 3 + 2√5 2√5 एक कौन सी संख्या है तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए कल्पना किया कि 3 + 2√5 यानी कि 2√5 एक कैसी संख्या है बाबू तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में उससे बराबर होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक स्टेप और कीजिए, 2 + √5 बराबर P/Q। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 प्लस में इधर है तो इधर इसको ले जाएंगे, अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -3 कर सकते हैं कि 2 + √5 बराबर P/Q। इधर प्लस में था तो इधर ला दिए तो हो गया माइनस में। यहाँ भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए अच्छा ये बतलाइए कि जो 2 है इसके साथ किस में है गुणा में है, 2 इसके साथ √5 के साथ गुणा में है, तो जब गुणा में है तो बराबर के इस साइड में जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि जो गुणा होता है वो भाग में बदल जाता है, जो प्लस है माइनस में बदल जाता है, जो माइनस है प्लस में बदल जाता है और जो भाग है गुणा में बदल जाता है। यानी कि साइन इस तरह आपको समझाए भी हैं कि साइन इस तरह आप कोई भी साइन चेंज होगा तो उसका साइन क्या होगा बाबू बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर एक स्टेप कर रहे हैं, यानी कि √5 लिख रहे हैं बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं P/में क्या बाबू Q -3। यहाँ तक तो सब वही है। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, कह सकते हैं कि ये जाएगा इधर तक क्या होगा बाबू डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि √5 यहीं है और देखिए इधर इतना था पहले से और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिख लीजिए एक स्टेप, जब P/Q के रूप में है भी तो हम कह सकते हैं ना यहीं पर लिख सकते थे, लेकिन खैर चलिए यहीं पर हम लिख देते हैं। जो एक स्टेप छोड़े हैं कौन सा कि जहाँ Q बराबर कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है स्वअभाज्य संख्या है। ठीक है, संख्या है P और Q क्या है स्वअभाज्य संख्या है। तो यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन बनकर हो गया तैयार। कैसे तैयार हो गया आप लोग कहेंगे कि बस इतना ही किए, अब क्वेश्चन कैसे तैयार कर दिए। तो देखिए बाबू अभी तुरंत वो काम किए हैं जो कि हम बताना चाह रहे हैं। अभी ना तुरंत किए हैं कि √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, अभी तुरंत तो जस्ट सिद्ध किए हैं। तो कह सकते हैं कि √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय है और ये एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में। तो अपरिमेय बराबर अपरिमेय बराबर परिमेय कह सकते हैं। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये तो कभी मुमकिन नहीं होगा कि अपरिमेय बराबर परिमेय होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अपरिमेय बराबर क्या परिमेय, संभव नहीं है। क्या बाबू संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय कभी संभव नहीं है। परिमेय और अपरिमेय का मिलन एक साथ नहीं हो सकता है। यहाँ पर साफ साफ इस तरह से समझिए आप। ठीक है, तो क्योंकि परिमेय इसलिए ये अपरिमेय है कि तुरंत अभी जस्ट सिद्ध किए हैं, तो अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो हम कह सकते हैं कि अतः जो हमारी कल्पना है वो क्या है बाबू गलत है। तो अगला स्टेप में यहाँ पर लिख लीजिए कि अतः हमारी कल्पना क्या है बाबू गलत है। हमारी कल्पना गलत है। 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और 2√5 P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि परिमेय और अपरिमेय एक साथ होने के कारण ये क्या हुआ
परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता है, और 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है बाबू, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप को, यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, अब बात आती है कि परीक्षा में, क्या परीक्षा में आ जाएगा तो इतना ही पर आंसर हो जाएगा? क्या परीक्षा में आ जाएगा तो इतना ही पर आंसर हो जाएगा? तो बस इतना पर आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि पूरा बढ़िया से हमको अंक प्राप्त हो तो बस कुछ नहीं करना है। जो परिमेय वाला कॉन्सेप्ट बताए हैं परिमेय वाला बना लीजिए और डायरेक्ट लिख लीजिए कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिखा दीजिए कि इस तरह से कि अभी ज्ञात किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और बस इतना स्टेप यानी कि 2-3 लाइन लिख दीजिए और आपका क्वेश्चन बन के हो गया तैयार। ठीक है बाबू, तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला का होता है, देखिए 3 में क्वेश्चन नंबर 3 को दिया है, 3 में क्वेश्चन नंबर 3 को दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिए और इसका पहला डालिए। ठीक है, इसका डालिए बाबू पहला। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दे रहा है, क्या दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है बाबू, तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो बस वही करेंगे, हल पर लिखेंगे कि हल करेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे। अब सिद्ध करना है क्या कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कि कल्पना किया कि 1/√2 कैसी संख्या है बाबू, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या सबसे पहले यही लिखेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, यानी कि कल्पना किया कि 1/√2 जो है वो कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। यहाँ तक तो हम लिखेंगे, जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 लिखेंगे, बटा में p/q लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ क्या, यहाँ पर लिखना जरूरी है कि जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p q दोनों क्या होना चाहिए, p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, p और q सहअभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे बाबू, तो एक स्टेप यहाँ पर कर लीजिए, अंक पलटने पर, यहाँ पर अंक को पलट दीजिए, थोड़ा ऊपर √2 कर लीजिए और नीचे का कर लीजिए 1 कर लीजिए, ताकि √2 अगर ऊपर कर लेते हैं तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या अभी तुरंत सिद्ध किए हैं। ठीक है, तो चलिए अंक पलट दीजिए। तो लिखेंगे अगला स्टेप कि अंक पलटने, यहाँ पर लिख लीजिए कि अंक पलटने पर। तो जब अंक पलट जाएंगे तो √2 ऊपर हो जाएगा, बटा में 1 हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि q बटा में p हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि q बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि √2 है जो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि q बराबर √2 और p। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि q बराबर क्या हो जाएगा, √2p हो। यानी कि अभी तुरंत सिद्ध किए हम लोग कि √2 एक कैसी संख्या है, तो बाबू एक अपरिमेय संख्या है। √2 यही ना सिद्ध किए हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहीं पर हम लिख कर दिखा देते हैं कि यहाँ पर √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि अतः यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या बाबू, तो अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या। √2 है ना एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी सिद्ध किए हैं कि √2 √3 √5 √6, यानी कि इस तरह का √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है,
जो पी बटा क्यू है, पी बटा क्यू नहीं है, क्यू बटा पी है। क्या है बाबू? है क्यू बटा पी। तो क्यू बटा पी एक कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और जो क्यू बटा पी है ये कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। यह दोनों बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर इसलिए नहीं हो सकता कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या का भी नहीं होता है। तो यह बराबर नहीं हो सकता, हम लिख लेंगे कि यह बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको दिखाए भी हैं ये बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आपको दिखाए भी हैं, नहीं हो सकता है, सकता है। अतः फिर से लिखेंगे कि अतः जो हमारी कल्पना है वो गलत है। अतः जो हमारी कल्पना है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि, इससे यह सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि, है कि क्या बाबू? इसको लिख लेंगे 1 बटा में √2 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि रूट जो 1 बटा में √2 है एक कैसी संख्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है ये वीडियो भी, ये क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा, ठीक है बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे? तीसरा का दूसरा क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन है, जो कि पहला हम लोग अच्छे तरह से समझ लिए। और समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है बाबू। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। तो आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को, यानी कि कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। यही है ना? एक बार और क्वेश्चन को बढ़िया से देख लेते हैं। चलिए ठीक है, हाँ यही है क्वेश्चन नंबर, यही है कि 7 + √5 जो है उस 7 प्लस नहीं है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना। तो बस फटाफट से आप काम करिए, वही काम होगा कि लिखेंगे कि कल्पना किया कि, क्या करेंगे? कल्पना किया कि 7√5 एक कैसी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही काम सबसे पहले करना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए √5 के बारे में आपको इसीलिए हम बताए हैं ताकि बार बार ये सवाल आए, बार बार ये आए तो आपको कहीं दिक्कत ना हो कि 5 कैसे अपरिमेय संख्या हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अपरिमेय संख्या, तो 7√5 बराबर कह सकते हैं कि P बटा Q होगा। जहाँ यहाँ पर लिख लीजिए कि जहाँ Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q कैसी संख्या? तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब 7√5 है, तो अभी बताएं कि 7√5 बराबर P बटा Q है। तो हम कह सकते हैं कि अगर देखिए √5 हमको निकालना है, √5 हमको निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √5 हमको निकालना है, तो 7 इसके साथ का है, तो आप कहिएगा कि मल्टीप्लाई में है, तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो जो अब √5 निकालेंगे, तो √5 निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि P बटा में Q, और बाटा में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। P बटा Q के टोटल बाटा में 7 होगा,
आप कह सकते हैं ना कि इतना बराबर इतना, तो बस हमको इससे ही ना मतलब है। इससे क्या मतलब है, ये तो परिमेय संख्या खुद है, ये तो परिमेय संख्या खुद दिखाई दे रहा है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में हो रहा है। और ये देखिए √5 है, तो हम जान गए कि ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय का तो कोई मेल हो नहीं सकता, ये तो संभव है नहीं। तो यहाँ पर बस इतना, जैसे ही √5 आ गया तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख लीजिए कि √5 एक कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है तथा अपरिमेय संख्या तथा p/q, और p/q है और बटा में 7 है, तो लिख लीजिए कि p/q और टोटल के बटा में 7 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये √5 एक अपरिमेय संख्या है और p/q के टोटल के बटा में 7 है, वो परिमेय संख्या है, तो ये तो दोनों बराबर हो नहीं सकता है, तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि ये दोनों बराबर कभी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अपरिमेय परिमेय दोनों बराबर नहीं है, तो संभव है नहीं। तो इसलिए लिखेंगे कि अतः हमारी जो कल्पना है क्या है बाबू, गलत है। यहाँ पर लिख लीजिए कि अतः हमारी कल्पना है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यही सिद्ध हो रहा है कि इससे यह सिद्ध होता है कि क्या बाबू, तो 7√5 एक कैसी संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और अच्छे तरह से आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि ये भी हम कर लिए इसका क्लियर, एकदम अच्छे तरह से हम कंप्लीट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप कीजिए और फटाफट से क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला है बाबू, अगला यानी कि इसी का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे, तीसरा क्वेश्चन यानी कि तीसरा का क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का कर रहे हैं। कह रहा है बाबू कि 6 + √2 बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो 6 + √2 बस वही प्रोसेस रहेगा, फटाफट से इसको भी बना लेते हैं। चलिए आइए लिखते हैं हल करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तीसरा क्वेश्चन है और इसका जो प्रश्नावली है इसका भी अंतिमवा क्वेश्चन है। चलिए आइए बनाते हैं। तो लिखेंगे वही बाबू कि कल्पना किया कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है, तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या है। चलिए, तो जब भी परिमेय संख्या होगा तो हम कह सकते हैं कि 6 + √2 बराबर p/q। लिखेंगे कि जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q ≠ 0, और p और q क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे कि सह अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या बाबू, संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हो सकता है कि 6 + 2√5। तो देखिए अब क्या करेंगे कि हमको निकालना है खाली √2 को निकालना है। क्यों निकालना है कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 को निकालिए और बराबर कीजिए, तो
परिमेय और अपरिमेय दोनों तो बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए हम इसको √2 को निकालिए। देखिए √2 को यहाँ से निकाल रहे हैं तो मान लेते हैं कि 2 रूट निकाल लिए, तो ये 6 इसके साथ क्या है प्लस में, तो जब बराबर के हे साइड आएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में। तो कह सकते हैं हम कि √2 बराबर P/Q माइनस के 6, क्योंकि इधर था प्लस में और इधर आ गया तो माइनस में, तो बस निकल गया। अब जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय और बराबर कहाँ से, नॉट बराबर परिमेय, ठीक है, नॉट बराबर, क्योंकि ये तो संभव है नहीं कि परिमेय और अपरिमेय बराबर होगा। तो लिखेंगे कि चूँकि यहाँ पर लिखिए कि चूँकि √2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q माइनस 6 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए फिर लिख सकते हैं कि अतः जो हमारी कल्पना है कैसी है, जो हमारी कल्पना क्या है बाबू, तो गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि इससे यह सिद्ध होता है कि इससे यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक 6 + √2 कैसी संख्या है बाबू, तो अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आप अच्छे तरह से समझे भी हैं, ठीक है। वीडियो के एकदम लगातार बने रहिए, वीडियो में इसी तरह के और अब कंसेप्ट आपको बार बार देते रहेंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए और बार बार इसको क्या करेंगे, हम इस तरह का कंसेप्ट आपको देते रहेंगे और इसी तरह से आप कंटिन्यू इसमें बने रहिए। अब चलेंगे यानी कि एक्सरसाइज नंबर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।